फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मंच से जुड़े सभी सदस्यों को जय हिंद, जय भारत। और आप सभी के अंदर बसे छात्र रूपी अर्जुन और कृष्ण रूपी शिक्षक, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं पेफी के सूत्रधार डॉक्टर पीयूष जैन सर का और उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके सामने मैं एक साइंटिफिक व्यू ऑफ योगिक पोस्चर विथ रेफरेंस टू वर्टिबल कॉलम के ऊपर मैं चर्चा कर सकूं। साथियों, मैं जानता हूं आप सभी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होगा जिस प्रश्न को लेकर आप पूछना चाहते हैं, लेकिन इस सेशन के एंड में मैं आपके सभी सवालों का, सभी क्वेरीज का मैं जवाब दूंगा और आप उसके टेक्निकल इश्यूज के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं पहले बता चुका हूं आप सभी को कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, और यहाँ पे मैं योगिक साइंस विषय को बता भी रहा हूं छात्रों में, खासतौर से बीपीएड और एमपीएड के बच्चों को। तो आज जो विषय है मेरा साइंटिफिक व्यू ऑफ योगिक पोस्चर, इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको इस ह्यूमन बॉडी की खासियत बताता हूं कि देखिए कि प्राकृतिक ने क्या खूबसूरत शरीर दिया हमें, और उस खूबसूरत शरीर में एनाटॉमी के रूप में उन्होंने स्ट्रक्चर दिया और फंक्शन के रूप में फिजियोलॉजी, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आज के इस सेशन में मैं एक रिलेशनशिप स्थापित करूँगा जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साथ ही साथ योग के साथ, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने जो चीज़ें दी हैं हमें वो कितना साइंटिफिक है और कितना ऑथेंटिक है। इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए कि किस तरह से जो एक श्लोक हम पढ़ते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, कि स्टार्ट करूंगा मैं पिंड के साथ, और पिंड को बताने के लिए सबसे पहले मैं सेल को लेके चलता हूं कि देखिए हमारे बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई है दैट इज कॉल्ड सेल, और सेल को हम जानते हैं कि इसके 3 मेजर पार्ट होता है। एक को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, दूसरे को कहा जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। 3 मेजर पार्ट हमारा होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन ये आपका एक आउटर में होता है जिसका काम होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाना। और अंदर साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म आपके अंदर में जो ऑर्गेनिज हैं उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, वो न्यूट्रिएंट का काम वहां पे करता है। तो यहां पे देखिए एक न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां से, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और किसके माध्यम से आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से आ रहा है। और यहां पे जो बताना चाह रहा हूं मैं, यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चरल पार्ट की बात बता रहा हूं मैं, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीजें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक है आपका स्थिर, एक सुख। और ये शब्द को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आसन में अक्सर हम ये बात को पढ़ते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। भाई तो स्थिरता किससे आ रही है और सुख हमें किससे मिल रहा है, और इसी बात को स्टैब्लिश करने के लिए मैं सेल से स्टार्ट किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं स्थिरता की बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन अगर मेरा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट आपके हेवी मैटर में, हेवी ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, जिसके कारण प्रेशर बढ़ सकता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण आपका ये सेल जो है डाई कर सकता है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का एक रोल क्या है, सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे रोल है कि वो उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट को अंदर भेजे, और जो न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है वो वापस आपका सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाना। दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल। नाउ व्हाट इज द फंक्शनल पार्ट? फंक्शनल पार्ट ये है कि जो आपका न्यूट्रिएंट अंदर की तरफ जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, और एनर्जी प्रोडक्शन के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर बाहर लेके चला जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक बैलेंस है। किसके बीच में बैलेंस है? फंक्शनल पार्ट एंड द स्ट्रक्चरल पार्ट। तो फंक्शनल पार्ट को कौन कर रहा है? इंटरनल एनवायरनमेंट कर रहा है।
स्ट्रक्चरल पार्ट को कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक श्लोक जो है कि आसन का, खासतौर से हम कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। यहाँ पे स्थिरता किससे ला रहे हैं हम? स्थिरता हम ला रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। और सुख की बात, सुख का मतलब है यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये देखिए क्या तालमेल इनके बीच में है। तो यहाँ पे सुख की बात यही कर रहा हूं मैं। अब देखिए हमारे बॉडी में सेम चीज, अगर ये हमारा बैलेंस ना हो, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी ना हो या एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट ना हो, तो क्या इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और इम्बैलेंस अगर क्रिएट होगा तो डेफिनेटली बॉडी में किसी ना किसी तरह का डिसऑर्डर होगा। और योग क्या कहता है? योग भी इसी बात को कहता है, वो एक बैलेंस की यहाँ पे बात करता है। तो इसीलिए मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सेल के माध्यम से आप लोग को एक बैलेंस की यहाँ पे बात किया हूँ। और इसी बैलेंस को आसन में मैं दिखाऊंगा कि आसन में किस तरह से हमें एक स्थिरता मिल रहा है जो स्ट्रक्चर के तौर पे, और हमें फंक्शन के तौर पे जो है उसका सुख हमें मिल रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करूंगा। और इसमें मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा वर्टिकल कॉलम पे रहेगा। लेकिन वर्टिकल कॉलम पे पहुंचने से पहले मैं एक स्टोरी दिखाना चाह रहा हूं। और स्टोरी दिखाने में मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि किस प्रकार ये स्पाइन कहिए, बैकबोन कहिए, वर्टिकल कॉलम कहिए, इसका फॉर्मेशन हमारा होता है। ये मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं। जरा कल्पना करिए कि एक आपका सेल है, और ठीक है देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एरो के मारे ब्राउन कलर में यहाँ पे, कि मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट है। एक ऐसा जगह, एक ऐसा समंदर की कल्पना करिए जहाँ पे न्यूट्रिएंट है और सेल है, और किन्हीं कारणों से सेल जो है न्यूट्रिएंट से दूर है। और जिंदा रहने के लिए सेल को उस न्यूट्रिएंट के पास जाना पड़ेगा या न्यूट्रिएंट को सेल के पास आना पड़ेगा। दो ही कंडीशन है, या तो सेल चला जाए या न्यूट्रिएंट उसके पास आ जाए। तो यहां पे देखिए, चूंकि एक कल्पना करने के लिए मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन मान लीजिए कि एक जगह पे है और ये न्यूट्रिएंट सेल के पास नहीं पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली हमारा सेल क्या करेगा? सेल अपना कुछ फॉर्मेशन यानी अपने शेप को चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि उसको जो है न्यूट्रिएंट तक पहुंचना है, और अगर न्यूट्रिएंट तक नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली सेल हमारा यहाँ पे मर जाएगा। तो सेल को जिंदा रहने के लिए उसे अपने शेप को परिवर्तन, और देखिए ये पहला पार्ट है जहां से कि मूवमेंट स्टार्ट होता है, और यहीं पे सेल अपना फॉर्मेशन को चेंज करता है और न्यूट्रिएंट के पास में जाता है। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपका अट्रैक्शन। और योग में इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? राग कहते हैं। तो सेल का जिंदा रहने के कारण न्यूट्रिएंट के पास जाना राग है। अब देखिए यही सेल जब आपको धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए उसके बॉडी में फर्दर चेंजेस आते हैं, और चेंजेस होने के कारण उसके अंदर फ्लैजिला, देखिए फ्लैजिला का मतलब है ये कैसे पूंछ जैसा इसके अंदर बन गया है ताकि वो आसानी से न्यूट्रिएंट के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो सेल न्यूट्रिएंट के पास पहुंच जाए या किसी का न्यूट्रिएंट बनने से बच जाए। तो इसका मतलब उसको वहां पे मूवमेंट करना पड़ेगा। और मूवमेंट के साथ साथ देखिए वर्ड और यूज कर रहा हूं, लोकोमोशन। लोकोमोशन इज इंपॉर्टेंट, वन प्लेस टू अदर, न्यूट्रिएंट को पाने के लिए या किसी का न्यूट्रिएंट बनने के लिए। तो देखिए पहला मूवमेंट जो सेल से स्टार्ट होता है आपका फ्लैजेला पे पहुंचता है, और फ्लैजेला पे जब ये पहुंचता है तो इसी को जब ये किसी चीज से दूर होता है न्यूट्रिएंट बनने से, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिपल्सन कहते हैं, और योग की भाषा में इसे हम द्वेष कहते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला शब्द मैं किया हूं स्थिरम सुखम। तो स्थिरता हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके लिए मैंने सेल मेम्ब्रेन का सपोर्ट लिया। सुख के लिए मैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे सेल के माध्यम से मैं न्यूट्रिएंट के पास में जाने के लिए राग या अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, या किसी के न्यूट्रिएंट बनने के लिए जो दूर जाने की जो बात कर रहा हूं उसे रिपल्सन और द्वेष की बात कर रहा हूं। और योग लगभग यही चीज होता है। तो जैसे ही हम इससे आगे की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पे आप देखे होंगे जैसे अर्थवर्म वगैरह होता है, इसमें कई तरह के आपके जो मौलिक रूप से इनके नर्वस सिस्टम्स को आप देखिए किस तरह से आपके ब्रांचेस हुए रहते हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं स्पाइन का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये तस्वीर मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ साथियों। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चूंकि मुझे ये विजुअलाइज कराना था इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का सहारा लिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन बन रहा होगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं फिश का एक स्ट्रक्चर लेता हूँ।
देखिए फिश के अंदर हम जानते हैं कि एक सिंगल वर्टिब्रा और साथ में इसके जो है आउटर में इसके बोन्स होते हैं। और इस तरह से कुदरत ने क्यों दिया है? कुदरत ने इसको इसलिए दिया क्योंकि फिश जो है हर समय पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर का जो मैकेनिकल फोर्स है, इस मैकेनिकल फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसके आउटर साइड में, यानी आउटर साइड में देखिए यहाँ पे उसको बोन्स दिया है। कुदरत की कमाल देखिए, और मुझे लगता है कुदरत से बड़ा कोई इंजीनियर ना हुआ होगा ना कभी होगा। इतना सुंदर उसने स्ट्रक्चर फॉर्म करके जीवों को दिया है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिब्रा आपके सिंगल है, लेकिन ये फिश का मूवमेंट जो है ये इन टोटलिटी ये सिंगल यूनिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्दन पे किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का कर्व नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है। और इसी मैकेनिकल ओवरलोड को ओवरकम करने के लिए फिश के अंदर जो है प्रकृति ने इसे एक सिंगल स्पाइन यहाँ पे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, खासतौर से जब आप लिजर्ड्स वगैरह में देखेंगे कि सब आपके लैटरल मूवमेंट्स करते हैं, तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि कई बार फास्ट मूवमेंट करने के लिए ये लैटरल मूवमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्पाइन का रोल और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी में थोड़ा सा और आगे मैं दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग का पार्ट बता रहा हूँ मैं। इस इंजीनियरिंग पार्ट में आप देखिए, जरा विजुलाइज करिएगा कि मान लीजिए फिश है और फिश के दोनों एंड पे अगर यहाँ पे मान लीजिए कल्पना करिए कि अगर दो पैर होता और फिश अगर पानी में जो है तैरते हुए अगर जाती रहती, तो ऊपर से अगर किसी तरह का मैकेनिकल लोड पड़े तो फिश का जो है वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे टूट सकता है। लेकिन चूंकि फिश जो है पानी के अंदर रहते हैं और वो एरोडायनेमिकली उसकी बॉडी होता है, तो उस तरह का प्रेशर लोड नहीं होता है। लेकिन जैसे हम इसको एम्फीबियंस पे देखते हैं या एलिगेटर्स पे देखते हैं, इन पे देखिए जैसे हम इसको देखते हैं यहाँ पे हमें उनको मिलता है एक कर्व, हमें कर्व इनका स्पाइन यानी ऊपरी पार्ट इनका कर्व मिलता है। तो देखिए ये इंजीनियरिंग के पार्ट में अगर मैं देखूं, क्या अगर जैसे ही इसको हम कर्व पार्ट में रखते हैं तो ऊपर का जो आपका मैकेनिकल लोड है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखिए कुदरत का कमाल कि कुदरत ने क्या किया कि बाकी जानवरों को एक सिंगल स्पाइन के जगह पे उसे एक प्राइमरी कर्व यहाँ पे हमें दे देता है। और इस प्राइमरी कर्व का हमें फायदा क्या मिलता है कि किसी तरह का जो ऊपरी लोड होता है मैकेनिकल लोड, वो क्या करता है यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाता है, यानी पर्टिकुलर सेंटर में नहीं रहता। अगर ये सेंटर में हो तो ये क्या हो सकता है, हमारा टूट सकता है। तो देखिए कैसे धीरे धीरे मैं स्पाइन की स्टोरी को बता रहा हूँ। स्टार्ट किया हूँ मैं सेल से और यहाँ पे आपके प्राइमरी कर्व तक बात को लेके आया हूँ। अब इसी को देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूं कि जब हम बिल्ली में देखते हैं तो बिल्ली में देखिए एक सिंगल कर्व जो ऊपर जो हमें स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, जो मैं आगे पहले दिखा चुका हूं, ये हमारा क्या होगा, ये प्राइमरी कर्व होगा। और उसके बाद एक और कर्व है, इसे सेकेंडरी कर्व कहा जाता है। तो देखिए कुदरत ने एक तरफ जहां एक जीव को प्राइमरी कर्व दिया, दूसरे जीव को सेकेंडरी कर्व भी दिया। सेकेंडरी कर्व इसलिए दिया क्योंकि बिल्ली को कई सारे फाइनर मूवमेंट्स करने होते हैं, कहीं ना कहीं से उसे निकलना होता है। दो कारण, या तो भोजन न्यूट्रिएंट उसे मिल जाए या किसी का न्यूट्रिएंट बनने से वो बच जाए, और इन दोनों के लिए उसे जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व दोनों का यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए अभी तक मैं आपको प्राइमरी कर्व और सेकेंडरी कर्व, प्राइमरी कर्व कौन सा है जो एकदम हमें नेचर से मिल रहा है, और सेकेंडरी कर्व जो किसी न किसी तरह का लोड के कारण ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसको आगे हम लोग अभी और देखेंगे। तो आप जो है अभी तक आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी कर्व एंड द सेकेंडरी कर्व। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए जब प्रकृति के साथ इंटरेक्शन की बातें आती है तो जानवर क्या करते हैं, आपके क्वाड्रीपेड से वो बाइपेड पे आते हैं, और बाइपेड पे जब आते हैं तो उनका जो लोड है, जो अपर स्पाइन कहिए, वो धीरे धीरे पूरा उसके पूरे वर्टिबल कॉलम पे पड़ने लगता है। यानी जैसे समझिए कि अगर कोई क्वाड्रीपेड है, क्वाड्रीपेड से बाइपेड पे अगर आता है तो उसका पूरा लोड वर्टिबल कॉलम पे पड़ने लगता है। तो देखिए पहला यहाँ पे जो बात मैं रखना चाह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए जीव जब क्वाड्रीपेड से बाइपेड आता है तो वहां से उसके वर्टिबल कॉलम पे लोड पड़ना चालू हो जाता है। और आगे हम जानते हैं कि होमोसेपियंस रहे हैं, हमारे एंसेस्टर हमारे चिंपैंजी रहे हैं, और चिंपैंजियों को आप देखे होंगे कि वो जो है नकल्स पे चलते हैं, और उनको भी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना होता है। और यहीं पे देखिए आपका इनके स्पाइन का, और जब भी ये क्वाड्रीपेड से बाइपेड की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, वहां से सेकेंडरी कर्व बनना चालू हो जाता है। तो
तो आप देखे होंगे छोटे बच्चे खास तौर से जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उस दौरान उनका प्राइमरी कर्व होता है, मैं आगे दिखाता हूँ, और फिर जैसे जैसे वो क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके अलग अलग पोर्शन पे यानी स्पाइन के अलग अलग पोर्शन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि सेकेंडरी कर्व बनना चालू हो जाता है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से स्पाइन आपका पहले प्राइमरी रहता है और प्राइमरी से फिर क्या करता है, ये सेकेंडरी का फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल फुल प्लेज एडल्ट की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक आपका सेकेंडरी कर्व, फिर आपका एक प्राइमरी कर्व, फिर आपका एक सेकेंडरी कर्व। तो इस तरह से हमारे बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व दोनों हमारा यहाँ पे बनता है। तो आगे देखिए इसी चीज को मैं और फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस दौरान उसका पोस्चर बिल्कुल देखिए इस शेप में होता है, और ये कर्व जो स्पाइन पे है देखिए ये टोटल एक प्राइमरी कर्व होता है। लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो पहला सर्वाइकल प्रेशर उसके गर्दन पे पड़ता है, और इसका रेफरेंस आप जो है कैमिनॉफ मैथ्यूज की योग एनाटॉमी पब्लिश बाय ह्यूमन काइनेटिक में आप देख सकते हैं, उसका रेफरेंस है। तो यहाँ पे पहला सेकेंडरी कर्व का देखिए यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसी चीज को मैं दिखाना चाहा हूँ कि बर्थ के समय किस प्रकार से कर्व हमारा प्राइमरी रहता है, फिर 3 से 9 मंथ के बीच में फिर धीरे धीरे उसके सेकेंडरी कर्व, और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रकृति से इंटरेक्शन के समय पे, तो उसका जो है कर्व में धीरे धीरे क्या होता है, कर्व फॉर्मेशन चालू हो जाता है, और 6 से 10 साल के लगभग पहुंचने में उनका कर्व जो है पूरी तरह से आपके एक सर्वाइकल पे, एक आपके थोरासिक पे, एक आपके लंबर पे, इस तरह से आपका कर्व फॉर्मेशन हमारा चालू हो जाता है। तो एक हिस्ट्री के तौर पे मैं ये बताना आपको चाह रहा था कि किस प्रकार से एक सेल के मूवमेंट करने के कारण फ्लैजेला डेवलप होता है, और फ्लैजेला के साथ साथ वर्टिब्रा डेवलप होता है, और वर्टिब्रा इंटरेक्शन करने के लिए, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए उसमें प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व दोनों चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और यही चीज देखिए योग में लगभग होता है। योग में हम एक पोस्चर बताते हैं, बालासन की बात करते हैं, तो बालासन में लगभग जो पोस्चर हम लोग देते हैं यहाँ पे स्पाइन पे, और वो होता है हमारा प्राइमरी कर्व। एक और चीज आप देखे होंगे कि जब माजरी आसन हम कराते हैं तो माजरी आसन में एक तरफ हम क्या करते हैं, प्राइमरी कर्व, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सेकेंडरी कर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व दोनों है। और खूबसूरती देखिए हमारे ऋषि मुनियों का, जिन्होंने योग को उन्होंने इतनी साइंटिफिक वे से चीजों को रखा हुआ है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है, फिट होता है। और इसी फिटनेस को रखने के लिए हमारे योगियों ने क्या किया, सूर्य नमस्कार दिया है। सूर्य नमस्कार को अगर देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देखिए यहाँ पे कि जब आप पहला जो प्राणायाम में आप खड़े होते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका सेकेंडरी कर्व फॉलोड बाय प्राइमरी कर्व, देन अगेन सेकेंडरी, ये एकदम पूरा एक टोटल बॉडी में आपका जो है दोनों आपके प्राइमरी सेकेंडरी रहता है। लेकिन जैसे ही आपका हस्त उत्तान आसन होता है, आप पीछे की तरफ जाते हैं तो देखिए मेजर फोकस हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेजर फोकस जो रहता है दैट इज ऑन द सेकेंडरी कर्व। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप को मैं क्या कर सकता हूँ, विद रेफरेंस टू स्पाइन, ये आपका सेकेंडरी कर्व फॉर्मेशन हुआ है। फिर जैसे ही हम पादहस्तासन करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बन जा रहा है, हमारा प्राइमरी कर्व। तो एक तरफ जहाँ पे हमारा दोनों कर्व है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी कर्व, फिर हमारा प्राइमरी कर्व, फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखिए अगेन द सेकेंडरी कर्व, अगेन द प्राइमरी कर्व, और फिर यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे दोनों आपका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और इसी तरह से सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। लुक दिस ब्यूटी ऑफ दिस सूर्य नमस्कार। और आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सूर्य नमस्कार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा यौगिक पैकेज है जो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी वर्टिकल कॉलम का प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों रूप आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। नाउ लुक दिस ब्यूटी। इसी तरह से जब आप चंद्र नमस्कार करते हैं तो चंद्र नमस्कार के अंदर भी आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपके मूवमेंट्स वहाँ पे होता है वर्टिकल कॉलम्स के। तो ये आपका मैं जो ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था कि हमारे बॉडी में जो वर्टिकल कॉलम है, जो बैकबोन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको फिट रखने के लिए हमें जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब देखिए इसी तरह से कल मैं एक क्वेश्चन आप लोग के सामने पोस्ट किया था, और क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या ताड़ आसन करने से हाइट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या फिर सिंपल एक एनाटॉमिकल चेंजेस है। और दूसरा मैं आप लोगों से कह रहा था कि शव आसन क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस शव आसन। अब मैं
एक तरफ जहां पे आपको स्पाइन के बारे में बताया हूं, वर्टेब्रल कॉलम के बारे में बताया हूं, वहां पे दूसरी तरफ मैं उसके स्ट्रक्चर्स को और बारीकी से मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। तो दो क्वेश्चन जो मैं टॉस किया था, अब उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं इसमें। तो देखिए, पहला मैं दिखा रहा हूं यहां पे कि हमारे बॉडी में जो ये स्पाइन होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे एक नाव में मास्ट होता है। दिस इज कॉल्ड मास्ट, बीच में जो कि बैलेंस किया रहता है नाव को, और नाव को दिशा देता है यहाँ पे। तो ये जो आपका बीच में मास्ट होता है, उसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में भी आपका जो वर्टिबल कॉलम है, ये मास्ट का काम करता है। और सपोर्ट कहाँ से मिलता है, ये हमें हमारा पेल्विक गिडल के पास बनता है। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, कि आखिर उसने जहां पे एक तरफ शोल्डर, जहां पे एक तरफ पेल्विक गिडल दिया है, वहीं पे हमें जो है शोल्डर गिडल भी दे रहा है। और ये शोल्डर गिडल वैसे ही बैलेंस करता है जिस प्रकार से एक मास्ट एक नाव का करता है। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, कि जहां स्कल के नीचे से अगर एक सर्वाइकल 1 पे मैं अगर बात करूं, वहां से लेकर अगर पेल्विक गिडल पे अगर एक स्ट्रक्चर बनाए, तो देखिए एक हमारा जो सबसे पहला बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल के नीचे एक हमारा बेस बनेगा। तो देखिए, एक स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है। और ये ट्रायंगल मेरा कैसे बन रहा है, स्कल से लेके आपके जो पेल्विक गिडल तक आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक इसके उल्टे में, ठीक इसके ऑपोजिट में देखिए, आपके शोल्डर गिडल से लेके आपके राइट अप टू द सैक्रम आपका अनदर एक ट्रायंगल, ठीक उल्टा एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, आपको एक स्टेबिलिटी दे रहा है। तो जहां पे देखिए, मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आसन की जब परिभाषा हम लोग देते तो कहते हैं स्थिरम सुखम आसन। तो स्थिर, तो ये स्थिरता हमें कहाँ से मिल रही है, ये स्थिरता हमें इस वर्टिबल कॉलम से, इस स्पाइन से हमें मिल रहा है। और प्रकृति की ब्यूटी देखिए कि इस स्थिरता को देने के लिए उसने क्या खूबसूरत हमें पेल्विक गिडल और साथ में कितना खूबसूरत शोल्डर गिडल हमें यहाँ दिया हुआ है। तो अगर देखिए, कई बार आप देखे होंगे कुछ लोगों को एक हैबिट होता है सिंगल पैर पे खड़े होने के लिए। जब वो सिंगल पैर पे खड़े होते हैं तो उस दौरान उनका स्पाइन में जो है लैटरल बेंडिंग होता है, और जो पैर रेस्ट करता है उसी तरफ आपका ये लैटरल बेंडिंग होता है। और इस लैटरल बेंडिंग होने के कारण कई सारे डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कभी भी आपके सिंगल पैर पे अननेसेसरी खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। इसी के साथ देखिए, अब मैं अपने रियल स्टोरी के पास आ रहा हूँ, और रियल स्टोरी में जो मैंने कहा तो विद स्पेशल रेफरेंस टू वर्टिब्रा, और साथ में उन आसन्स को, जो क्वेश्चंस को मैं लिया था कि क्या ताड़ासन करने से क्या लाभ मिलता है, हाइट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और शवासन हमें क्यों करना चाहिए, मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आपको इस स्पाइन की एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ कि जब आप फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू से आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और बैक व्यू से, पोस्टीरियर व्यू भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन जब हम लैटरल व्यू लेते हैं तो लैटरल व्यू में हमें ये कर्व दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लैटरल व्यू हमें कब मिलता है, कर्व व्यू हमें कब मिलता है, जब हम लैटरली देखते हैं, यानी जब हम साइड से देखते हैं तो उस समय हमें ये कर्व दिखता है। और जब हम फ्रंट साइड से देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट, एक सीधे आकार में यहाँ पे दिखाई देगा। और लैटरल व्यू में ही अब आप देखिए कि इस पार्ट का आखिर प्रकृति ने आखिर ये कर्व दिया क्यों, और इस कर्व का हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है, ये भी मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूंगा। कि सबसे पहले देखिए, ये आपका स्कल है, स्कल के ठीक नीचे जहां पे सर्वाइकल 1 है, यहाँ पे देखिए इसके ठीक सेंटर में, यानी अगर मैं स्कल का हूं तो स्कल के ठीक नीचे है आपका सर्वाइकल। लेकिन जब आप थोरेसिक की बात करिए, देखिए वो यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ चला जा रहा है। तो बॉडी में आपका जो सर्वाइकल 1 है वो स्कल के ठीक नीचे है, और नीचे होने के वजह ये है कि यहाँ पे वो एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही आपका यहाँ पे स्कल में जो बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी परफेक्ट मिल रहा है। और पोस्टीरियर पार्ट में अगर हम देखें तो जो खास तौर से आपका थोरेसिक रीजन है, ये आपका यहाँ पे पोस्टीरियर इसलिए बन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, जिसके कारण इसको पीछे की तरफ जाना पड़ता है। तो एक तरफ जहाँ पे ये सेकेंडरी कर्व है, वहीं पे हमारा प्राइमरी कर्व है। नाउ इसी में जब हम लंबर रीजन पे आते हैं तो देखिए दोबारा यहाँ पे सेंटर पे आ जाता है। तो एक तरफ क्या कह रहे हैं, एक तरफ ये स्कल के पास में सेंटर की तरफ है, और दूसरी तरफ लंबर रीजन पे फिर से ये सेंटर पे आ जा रहा है। और यहाँ पे इसी लाइन के माध्यम से मैं दिखाना चाहा हूं कि किस तरह से देखिए इस अलाइनमेंट के कारण
हमारी बॉडी में पूरा बैलेंस एक बना रहता है, एक पूरी बैलेंस हमें प्रोवाइड मिलता है ये वर्टिबल कॉलम के कारण। तो ये मैं आपके सामने जो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं तस्वीर ये बनाने की चाह रहा हूँ कि कुदरत का कमाल देखिए कि उन्होंने किस तरह से आपके सर्वाइकल आपका सेंटर में स्कल के ठीक नीचे दिया है और वहीं पे लंबर को वापस यहाँ पे सेकेंडरी कर्व के माध्यम से हमें फिर दोबारा सेंटर पे मिल रहा है और ये जाके हमारा पेल्विक के पास जुड़ रहा है। और सेंटर में आने के मतलब ये है कि बैलेंस, अगर ये सेंटर में नहीं होता तो शायद जब हम क्वाड्रीपेड से बाइपेड में जब होते हैं तो ये हमें बैलेंस नहीं मिल पाता। इसी में देखिए जो बताना चाहूँ मैं, पहले जो बताया हूँ कि नेक में आपका सेंटर में होने के कारण क्लोजर टू सीजी है और आपका जो थोरेसिक रीजन है ये आपका पीछे के तरफ है, जिससे कि ऑर्गन्स को हमें स्पेस मिल पाए। और देखिए योग क्या बात करता है, योग कहता है कि सबको लेके चलिए, योग कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि सबको स्थान देना है। तो यहाँ पे देखिए थोरैक्स के पीछे आने के कारण यहाँ पे लंग्स या आपके कहिए हार्ट को भी यहाँ पे स्थान मिलता है। फिर आपके लंबर के पीछे जाने के कारण होल बॉडी का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। और सैक्रल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सैक्रल में आपका ये कर्व क्यों नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पेल्विक गिडल में वो जाके फिक्स हो जाता है और हम ये जानते हैं कि आपके सैक्रल हड्डी फ्यूज होके एक बनता है और ये फिक्स होता है। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो लंबर रीजन को हमें सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिलेगा। और देखिए कुदरत ने क्या किया है, इसी वर्टिबल कॉलम के अंदर से हमें स्पाइनल कॉर्ड दिया है और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है। एक बात मैं जरा सा आपको क्लियर कर दूं कि हमेशा दिमाग में ये बना के रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड द आसन, दोनों में डिफरेंस है। और भले आप मूवमेंट एक ही कर रहे हो लेकिन एक्सरसाइज डिफरेंट है और आसन डिफरेंट। जब हम आसन की बात करते हैं तो आसन सिर्फ एक मूवमेंट से नहीं होता है, आसन अपने साथ आपके ब्रीदिंग पैटर्न, अपने साथ बंध, अपने साथ मंत्र, मुद्रा, ये सारी चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाने की बात करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आसन की जब हम बात करते हैं तो आसन सिर्फ मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट के साथ साथ आपके ब्रीदिंग पैटर्न का सिंक्रोनाइजेशन, साथ में आपके बंध का सिंक्रोनाइजेशन, आपके मंत्र का सिंक्रोनाइजेशन, प्लस आपके मुद्रा का, ये सभी चीज़ों को जब एक अलाइनमेंट में हम लेके आते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम आसन कहते हैं। और जब तक इस अलाइनमेंट में हम नहीं रखेंगे तब तक वो आसन हमारा नहीं बनेगा और इसीलिए यहाँ पे अलाइनमेंट का होना अति आवश्यक है। तो एक तस्वीर आपको मिल रहा होगा वर्टिबल कॉलम के बारे में कि किस तरह से हमें न्यूट्रिएंट पाने के लिए मूवमेंट की आवश्यकता है और मूवमेंट करने के लिए हमें जो है स्पाइन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है। और यही स्पाइन हमारा दो है, एक प्राइमरी कर्व में है और एक हमारा सेकेंडरी कर्व में है। और हम ये देख चुके हैं कि जब हम बालासन करते हैं तो उस समय प्राइमरी कर्व में होता है, जब माजरी आसन में करते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है। और खूबसूरती देखिए हमारे सूर्य नमस्कार का कि सूर्य नमस्कार में आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व दोनों हमें मिल रहा है। और यही वर्टिबल कॉलम हमारा क्या करता है, जैसे एक आपके नाव का मास्ट होता है उसी तरह से एक मास्ट का काम करता है पेल्विक गिडल के साथ मिलके और एक ट्रायंगुलर बेस बनाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें बैलेंस मिल पाए। अब देखिए अगर बॉडी में ये कर्व्स अगर ज्यादा हो जाए, यानी अपने आवश्यकता से अगर ज्यादा हो जाए तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं है, उसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एबनॉर्मल कर्व आपके लंबर रीजन पे हो रहा है, अगर लंबर रीजन पे ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम लोडोसिस कहते हैं या उसको स्वे बैक भी कहते हैं। और यही चीज़ अगर हमारे थोरेसिक्स में हो रहा है तो इसे काइपोसिस या हंच बैक भी कहते हैं। और इसी तरह से जब हमारा कर्व आपके साइड टू साइड यानी लेटरल साइड में आपका होता है तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि इस कर्व में, चाहे आपके प्राइमरी कर्व या सेकेंडरी कर्व की आप बात करिए, इनमें जब एबनॉर्मलिटी आ जाता है यानी काम से ज़्यादा, दैट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, जब ज़्यादा आपका हो जाएगा तो उसमें कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। और उन डिसएडवांटेजेस में जो एक एबनॉर्मलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ लोडोसिस, दैट इज़ काइफोसिस एंड दैट इज़ स्कोलियोसिस। अब देखिए यहाँ से मैं अपने धीरे धीरे मैं अपने उस सवाल में टॉस किया था उसके करीब में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से फिर से उसी स्पाइन के और करीब में आ रहा हूं और एक एक स्पाइन का एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। और जरा खूबसूरती को देखिए कि स्पाइन का कि सर्वाइकल वन, ये सर्वाइकल वन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में और आपके लंबर के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। कि जहां पे
ये स्ट्रक्चर का एक डिज़ाइन देखिए और यहाँ लंबर का डिज़ाइन देखिए कितना डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बारीकी से बता रहा हूँ आपको। मैं लंबर से स्टार्ट करता हूँ। दिस इज L5। L5 में देखिए एक ये पोर्शन यहाँ पे जो एक बड़ा सा आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिबल बॉडी। और जो आपका ये यहाँ पे आर्क दिख रहा है, दिस आर्क इज कॉल्ड वर्टिबल आर्क। इसमें फर्दर बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको स्पाइनियस प्रोसेस कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे इसको जुड़ा है, ये जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है इसे लैमिना कहते हैं। और यहाँ पे जिस जॉइंट वर्टिबल बॉडी से जुड़ता है इसे पेडिकल्स कहते हैं। और डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं तो वो लैमिना के पास यहाँ पे कट करके तब जाके स्पाइन तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर में आप देख रहे हैं, दिस इज द प्लेस जहां से आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड एंटर करता है, यानी जहां से अंदर की तरफ जाता है। ये दिस इज हॉलो, यहाँ पे खाली खाली रहता है। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं दिखाना यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि वर्टिबल बॉडी में जहां पे L5 पे देखिए ये एरिया यहाँ पे ज्यादा है, वही सर्वाइकल पे यहाँ पे देखिए आपका कम है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई इट इज लेस ओवर इन द सर्वाइकल एंड व्हाई इट इज मोर ऑन द लंबर रीजन। और यहीं से देखिए मैं बात को टच करना चाह रहा हूं कि जब पद्मासन में लोग बैठते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बेंड करने से क्या होगा, नुकसान होगा। तो जब भी आप किसी पोस्चर में आप बैठते हैं, खासतौर से जब पद्मासन में, तो जो आपका ऊपरी जो प्रेशर है आपका सबसे ज्यादा, वो आपके सबसे पहले आता है लंबर रीजन पे, और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके सर्वाइकल रीजन पे। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई हैवी वेट उठाते हैं, उस दौरान जो पहला प्रेशर आपका सबसे पहले कोई रिसीव करता है तो आपके लंबर होता है, और धीरे धीरे आपका लंबर 2, फिर थोरासिक 12, थोरासिक 10, ऐसे करते करते देखिए धीरे धीरे ये एरिया आपका कम होता हुआ जाता है। तो जब भी आप योगासन करते हैं या योगिक क्रिया करते हैं, और उस दौरान जब आपको कहा जाता है कि अपने वर्टिबल कॉलम को स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, तो स्ट्रेट रखने के पीछे मकसद ये रहता है कि अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो मैक्सिमम वेट आपका कहाँ जाएगा, L5 पे जाएगा, L1 यानी लंबर रीजन पे जाएगा। और लंबर रीजन पे जब आपका ज़्यादा जाएगा यहाँ पे, तो आपके बॉडी वर्टिबल कॉलम पे लोड आपका कम पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि योगाचार्य जो योग सिखाते हैं वो कहते हैं कि आप अपने वर्टिब्रा को स्ट्रेट रखिए। तो ये इस तस्वीर के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि योगिक पोस्चर में जब भी आप बैठिए, जहाँ पे आपको स्पाइन स्ट्रेट करना हो तो आप एकदम स्ट्रेट करके रखिए, आपके बॉडी फॉरवर्ड, आपके एकदम लुकिंग एट द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे आपका क्या होगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन राइट फ्रॉम आपके लंबर टू आपके सर्वाइकल, यानी मिनिमम लोड आपके सर्वाइकल पे जाएगा और मैक्सिमम जो आपका लोड आएगा वो आपके लंबर रीजन पे आएगा। और चूंकि इसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारा ज़्यादा होगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। और इंजीनियरिंग में हमें ये बताया जाता है कि रेजिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा हमारा कर्व होगा उतना अच्छा हमारा रेजिस्टेंस होगा। और ख़ासतौर से जब आप गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बिंग आप देखते हैं तो वहाँ पे जितना आपके स्प्रिंग में कर्व होता है, जितने सारे आपके स्प्रिंग होगा उतना ही माना जाता है कि शॉक एब्जॉर्बिंग होगा। तो इसी तरह से एक फॉर्मूला है जिसका डायलेक्स इंडेक्स कहा जाता है। डायलेक्स इंडेक्स में आपके जो है एक इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है और कर्व को लेते हुए, जिसमें आपका टोटल लेंथ, मतलब आपके एक्चुअल सर्वाइकल 1 से लेके आपके लंबर रीजन तक का लेंथ लिया जाता है। और एक कल्पना की जाती है अगर ये एक्सटेंड हो जाए, मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो एक तरफ एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सटेंशन मल्टीप्लाई बाय 100 जब करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा डायलेक्स इंडेक्स निकलता है। और इस इंडेक्स के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि एक एवरेज व्यक्ति का इंडेक्स आपके 94 यानी अप्रोक्सीमेटली 94 अगर है तो वो बेहतर है। अब वो जितना ही आपका ज़्यादा जाएगा या कम होगा उससे नुकसान होगा। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं इंजीनियरिंग का जो एक फार्मूला है रेजिस्टेंस, जिसकी फार्मूला है आपका n² + 1, यहाँ n का मतलब है कर्व और +1। तो यहाँ पे जरा कल्पना करिए कि अगर हमारा वर्टिब्रा एकदम स्ट्रेट होता, यानी देयर इज नो कर्व, यानी कर्व हमारे पे क्या है, नंबर ऑफ कर्व 0 है, तो रेजिस्टेंस हमारा 1 होगा। ये मैथमेटिक्स हमें बताता है, इंजीनियरिंग इस चीज़ को हमें बताता है। सिमिलरली अगर हमारे स्पाइन में अगर सिर्फ एक कर्व है, अगर सिंगल अगर एक कर्व होता है तो n1 है, तो हमें r की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 2 मिलेगा। और इसी तरह से ये कर्व जब हमें 2 है, यानी 2 कर्व्स आर देयर, तो r हमारा 5। और इसी तरह से जब 3 कर्व, यानी हम देखिए यहाँ पे
जब सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, लंबर की बात कर रहे हैं, थोरासिक की बात कर रहे हैं, यानी कर्वों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जब 3 कर्व आपका है तो आर हमारा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ, बस एक आपको एक आइडिया ये दे रहा हूँ कि कुदरत ने जब हमें कर्व दिए हैं तो कर्व के पीछे हमें क्या एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है कि जहां अगर एक सिंगल कोई कर्व नहीं है तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस 1 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हमें 3 कर्व मिल रहे हैं वहां पे रेजिस्टेंस हमें 10 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो शॉक एब्जॉर्बिंग का जो काम करता है वो भी हमारा स्पाइन यहाँ पे करता है। तो ये मैथमेटिकली मैं इसको दिखाना चाह रहा था और साथ ही साथ डेल्मस इंडेक्स के माध्यम से ये बताना चाह रहा था आपका कि अगर आपका किसी का जैसे नॉर्मल स्टैंडिंग हाइट में अगर लिया जाए तो उनका स्पाइन का अगर लेंथ ले लिया जाए और मैक्सिमम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करे, मतलब मैक्सिमम खींचा जाए, इसे एक्सियल एक्सटेंशन कहा जाता है। अगर ऊपर की तरफ खींचा जाए तो जो लेंथ आएगा उसे डिवाइड करने के बाद जो इंडेक्स हमारा बनेगा उसमें अगर ये आपका लगभग 94 के तब है तो वो बेहतर माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें चर्चिल लिविंगस्टोन से पब्लिश आपके फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट की एक किताब से हमें मिलता है कि उसमें बात बताया कि एवरेज आपका 94 इज मोर बेटर। इसी में फर्दर जो मैं अब अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं टॉस किया था कि क्या ताड़ासन करने से हाइट बढ़ता है या शवासन करने से हमें क्या लाभ मिलता है और क्यों योगी जो है हमें कहते हैं कि आप जो है शवासन करिए, हर आसन के बाद शवासन करने का जो प्रावधान क्यों दिया गया है उस पॉइंट को मैं टच कर रहा हूं। और इसको टच करने के लिए पुनः मैं इसी वर्टिब्रा जो आप देख रहे हैं, फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं या साइड व्यू देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और बारीक में मैं लेके जाता हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम बारीक में जाएंगे वैसे वैसे चीजें हमें और क्लियर होती जाएंगी। और तो देखिए कि इस वर्टिब्रा के अंदर 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड द वर्टिब्रल बॉडी, एक ये सिंगल वर्टिब्रा हमारा है और 2 वर्टिब्रा के बीच में होता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटरवर्टिकल डिस्क कहा जाता है। तो कुदरत देखिए एक और चीज यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करके दिया है और दैट इज द इंटरवर्टिकल डिस्क, यानी 2 वर्टिब्रल डिस्क के बीच में इंटरवर्टिकल डिस्क हमारा है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका एक वर्टिब्रा के अंदर एक पीछे की तरफ जो निकला होता है, खासतौर से आप जब देखिए जब आप माजरी आसन में आते हैं और अपने पीठ के पीछे हाथ रखते हैं तो आपको थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा महसूस होता है, दैट इज द स्पाइनस प्रोसेस। तो ये पीछे की तरफ जो है स्पाइनस प्रोसेस है और बाहर की तरफ जो निकला है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और इसका भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन है। और यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं, देखिए दिस इज द, जैसे ये एक स्पाइनस प्रोसेस आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये आपका जो है पेडिकल्स हैं। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके 2 वर्टिब्रास हैं, इन 2 वर्टिब्रास के बीच में एक और आपके पार्ट दिया गया है प्रकृति के माध्यम से, दैट इज द इंटरवर्टिकल डिस्क। और ये इंटरवर्टिकल डिस्क करता क्या है ये मैं आगे दिखा रहा हूं और इसी से मैं जो क्वेश्चन टॉस किया हूं वो क्वेश्चन यहाँ पे मेरा एड्रेस होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और बारीकी से मैं दिखा दूं आपको कि अगर हम अपने वर्टिब्रा को डिसइंटीग्रेट करें तो किस तरह से आपको दिखेगा। बिल्कुल इस तरह से दिखेगा कि आपका ये वर्टिब्रा है जिसको मैं कह रहा था कि लंबर रीजन में एरिया सबसे ज्यादा आपका होता है और इसी के ऊपर जो हमारा जो चीज होता है उसे हम इंटरवर्टिकल डिस्क कहते हैं। और वो इंटरवर्टिकल डिस्क जो है वो बना होता है आपके 88% आपका वाटर होता है और आपके बाकी जो है 22% एक तरह से प्रोटीन से आपका वो बना रहता है। और उसे क्या कहा जाता है, उसे न्यूक्लियस पल्पसस कहा जाता है। और ये जो वर्टिब्रा का जो आउटर रीजन होता है, इस आउटर रीजन को एन्युलस फाइब्रोसिस कहा जाता है। तो मैं यहाँ डिसइंटीग्रेट करके दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इस वर्टिब्रा से जो जुड़ा है, दिस इज द वर्टिबल आर्क हमारा होता है यहाँ पे, और ये जो पीछे की तरफ आपका लगा रहता है दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, और साइड में अगर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस। इस यहाँ पे इसको जो है आपका लैमिना कहा जाता है और यहाँ पे पेडिकल्स कहा जाता है। तो अगर ओवरऑल पूरी स्ट्रक्चर को देखें एक तरह से, ये आपका एक कंसेप्चुअल बनाने के लिए मैंने फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट से लिया हूँ, तो यहाँ पे पूरा दिखाने के लिए तो लगभग ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा ही इस तरह से हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहीं पे देखिए कि अगर किसी तरह का प्रेशर हमारा वर्टिब्रा यानी 2 वर्टिब्रा प्लस उसके बीच में इंटरवर्टिकल डिस्क पे हमें ऊपर से अगर पड़ता है तो किस प्रकार से ये पीछे की तरफ जो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है या जो है स्पाइनस प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये एक तरह से फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का यहाँ पे रोल प्ले करता है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे जो पीछे की तरफ जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं या स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, ये लिगामेंट से जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखिए
कि वर्टिब्रा पे किसी तरह का ऊपर से थ्रस्ट आपका प्रेशर पड़ता है तो दबाव आपके कहाँ पहुंचता है, दबाव आपके इंटरवर्टिकल डिस्क पे पड़ता है। और जैसे इंटरवर्टिकल डिस्क पे पड़ता है ये नीचे की तरफ जाता है तो पीछे की तरफ जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो आपके स्पाइनस प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये ऊपर तरफ जाता है। तो ये वर्टिबल हम जानते हैं फर्स्ट क्लास लीवर में कि आपका सेंटर में फल्क्रम होता है और एक तरफ आपका लोड है, एक तरफ आपका जो है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें जब किसी तरह का रेजिस्टेंस मिल रहा है उस दौरान सेंटर में जो आपके पेडिकल्स हैं, इस पेडिकल्स के पास से फल्क्रम का रोल प्ले होता है और पीछे हमारा लिगामेंट्स क्या करता है, वो एक तरह का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे आप लोगों के अंदर एक खूबसूरती दिखाना चाह रहा हूँ कि किस खूबसूरत तरीके से कुदरत ने हमें स्पाइन दिया है और उस स्पाइन में किस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। प्राइमरी कर्व के माध्यम से, सेकेंडरी कर्व के माध्यम से एक स्ट्रक्चर हमें मिला है और इसी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से इंटरवर्टिकल डिस्क है और यही वर्टिब्रा इंटरवर्टिकल डिस्क के साथ मिलके एक फर्स्ट क्लास लीवर का यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो आसन की परिभाषा हम कह रहे हैं कि स्थिरम की बात करते थे, सुखम की हम बात कर रहे हैं, तो स्थिरता हमें कहाँ से मिल रहा है, स्थिरता हमें इस वर्टिब्रा के माध्यम से मिल रहा है। और सुख की जब हम बात करते हैं तो ये सुख हमें इंटरवर्टिकल डिस्क प्रोवाइड करता है। और वो इंटरवर्टिकल डिस्क इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे कई तरह के हमें मूवमेंट प्राप्त होता है। और इसी मूवमेंट को देखने के लिए जरा देखिए, कल्पना करिए कि ऊपर आपका दो प्लेन है और इन प्लेनों के बीच में अगर एक बॉल अगर आप डाल दीजिए तो देखिए अगर ये सामने की तरफ मूवमेंट होगा तो पीछे वाला एक्सटेंड कर जाएगा और अगर मान लीजिए पीछे की तरफ होगा तो सामने वाला एक्सटेंड हो जाएगा। और या फर्दर आप देख सकते हैं कि दो प्लेन के बीच में अगर एक बॉल जैसा हम रख दे तो यहाँ पे आपका रोटेशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे रोटेशंस की मूवमेंट हो सकता है। तो हम ये जानते हैं इस बात को कि हमारे स्पाइन में कई तरह का मूवमेंट, हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल बेंडिंग आपका होता है, प्लस आपके साइनर एक्सेल रोटेशंस आपका होता है। तो इस तरह का रोटेशन आप हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे दिखाना ये चाह रहा हूँ मैं कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिकल डिस्क है ये लगभग एक बॉल की तरह काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये हमें कई तरह का मूवमेंट, चाहे हम फ्लेक्शन कहें चाहे हम एक्सटेंशन कहें, इस तरह का हमें मूवमेंट दे रहा है। अब जरा एक खासियत देखिए, अब यहाँ पे हमारा पंच लाइन स्टार्ट होता है। जो बात मैंने टॉस किया था कि क्या ताड़ासन करने से हमें ऐसा लगता है कि हाइट इंक्रीज होता है या सर्टेन कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस है, और दूसरा कि शवासन क्यों करना चाहिए। तो जब हमारा वर्टिबल बॉडी पे ध्यान दीजिए, जो वर्टिब्रा पे जब हमें ऊपर से या नीचे से किसी तरह का प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर सबसे पहले रिसीव कौन करता है, ये वर्टिबल बॉडी। और वर्टिबल बॉडी के बीच में जो हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क है जो 88% आपका वाटर से बना है, ये यहाँ पे सबसे पहले रिसीव करता है। तो ये क्या करता है, ये आपका एक हाइड्रोलिक सिस्टम का काम करता है। एक हाइड्रोलिक फोर्स को वहाँ पे वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जिसके कारण हमें ये दो वर्टिब्रा के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। और कल्पना करिए कि अगर कुदरत ने यहाँ पे इंटरवर्टिकल डिस्क नहीं दिया होता तो क्या होता है, ये आपके वर्टिब्रास आपस में टकराता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता और वहाँ पे पेन या धीरे धीरे घिसता रहता और यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रल डिस्क खत्म होने लगता है। तो यहाँ पे कुदरत ने क्या किया है, एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के तहत इंटरवर्टिकल डिस्क दिया है। और ये इंटरवर्टिकल डिस्क की एक और खासियत जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें 88% वाटर। अब देखिए जैसे ही हम इस पे प्रेशर पड़ता है, यानी ऊपर से कहिए और नीचे से कहिए, प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ पे हमें क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिकल डिस्क जो वाटर इसके अंदर जो 88% वाटर, ये धीरे धीरे वाटर आपके वर्टिकल बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ इंटरवर्टिकल डिस्क के अंदर जो वाटर है ये आपका एब्जॉर्ब होने लगता है वर्टिबल बॉडी के अंदर। तो कई बार आप महसूस किए होंगे कि जब आप दिन भर आप खड़े रह के काम आप करते हैं तो उस दौरान आपके वर्टिब्रा पे कितना प्रेशर पड़ता है, और दिन भर खड़े रहने के कारण कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं मेरा हाइट छोटा तो नहीं हो गया है। तो इसको आप महसूस किए होंगे, खासतौर से दिन भर जब काम करने के बाद, जब शाम को, खासतौर से शाम को महसूस करते हैं यार कहीं हाइट छोटा सा लग रहा है। और वही चीज़ देखिए जब हम रात को सो लेते हैं एकदम आराम से बिस्तर पे सोने के बाद, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें लगता है कि हाइट बढ़ जा रहा है। तो ये कारण क्या है, ये कारण को यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये कारण हमें जो है इंटरवर्टिकल डिस्क के कारण, कि जैसे ही आप दिन भर खड़े रहते हैं आपके ऊपर में प्रेशर आने के कारण ये वाटर जो इंटरवर्टिकल डिस्क रखा है ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपके वर्टिब्रा के माध्यम से। और वही जब आप रात को सोते हैं तो उस दौरान ये
इंट्रावर्टिबा जो इंट्रावर्टिकल डिस्क है ये वापस अपने पानी को खींच लेता है। अब इसको जरा विजुलाइज करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एक रसगुल्ला है और रसगुल्लों के दोनों उंगलियों से, वो नीचे थंब से और ऊपर की उंगली से जब आप प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर का रस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और कल्पना करिए कि उसको पुनः आप किसी रस में रख दें तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेम लगभग आपका मैकेनिज्म यहाँ इंट्रावर्टिकल डिस्क पे भी हो रहा है कि जब आप बॉडी में ताड़ासन करते हैं, जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप उल्टे डायरेक्शन में जब आप खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपका इंट्रावर्टिकल डिस्क पे जो प्रेशर पड़ता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसके रिलीज होने के कारण ये इंट्रावर्टिकल डिस्क वापस अपना जो वाटर जो उसके यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया था वर्टिब्रल बॉडी में, ये दोबारा से जो है री एब्जॉर्ब होता है। तो री एब्जॉर्बेंस होने के कारण देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस वर्टिब्रा। तो इसीलिए जब हम ताड़ासन की बात करते हैं कि ताड़ासन करिए, तो ताड़ासन का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ खींचिए और नीचे, यानी पैर को नीचे रखते हुए हाथ ऊपर करके आप पूरी तरह से खींचिए और आपके टो नीचे की तरफ हो। तो इसको किंग्सोलॉजिकल भाषा में हम कहते हैं एक्सियल एक्सटेंशन कहते हैं, यानी आप ऊपर की तरफ आप खींचते हैं। तो देखिए जरा सा ये तस्वीर में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो एक्सियल एक्सटेंशन का मतलब है कि ये आप ऊपर की तरफ खींचे और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप, जैसे ही आप ऊपर और नीचे की तरफ खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपके इस इंट्रावर्टिकल डिस्क में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ताड़ासन, और इसीलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि हाइट हमारा बढ़ गया। ये एक प्राइमरी बात है। सेकेंडरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ये है कि जब आपके वर्टिकल डिस्क पे प्रेशर पड़ता है और इंटरवर्टिकल डिस्क के वाटर आपके एब्जॉर्ब हो जाता है तो कई तरह के नर्व फाइबर्स, हम जानते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स निकला है, उन फाइबर्स पे क्या होता है, दबाव होता है। और फिजियोलॉजी में हम ये बात को जानते हैं कि जब आपके नर्व फाइबर्स पे दबाव पड़ेगा तो किसी न किसी तरह का पेन होगा, और पेन होने के कारण हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है, हार्मोन सीक्रेशंस का जो है इफेक्ट पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी पेन सिचुएशन में हमारे बॉडी से कॉर्टिसोल्स निकलता है, गुड हार्मोन्स तो नहीं निकलता है। लेकिन योग क्या कहता है, योग हमेशा बात करता है सुख की बात करता है, स्थिरता की बात करता है। और जब योग सुख की बात करता है तो उस समय वो हैप्पी हार्मोन्स की बात करता है। और हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में आपके डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, आपके एंडोर्फिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स है, और योग हमेशा हैप्पी हार्मोन्स की बात करता है। तो जैसे ही आप एक्सेल एक्सटेंशन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, तो उस समय आपके जो नर्व फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स पे आपका दबाव कम पहुंचता है। तो दबाव कम पहुंचने के कारण आपको सुख की अनुभूति होती है, नर्व फाइबर्स पे आपका दबाव कम पड़ता है, जिससे कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम में जो रिले है, रिले ऑफ द इंफॉर्मेशन कहिए, रिले ऑफ द इम्पल्स आप कहिए, ये हमारा बेहतर तरीके से होता है। जब वो बेहतर तरीके से होगा तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन आपका अच्छा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो हाइट इंक्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक्सेल एक्सटेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे इंटरवर्टिकल डिस्क पे प्रेशर जो पड़ रहा है उस पे कम प्रेशर पड़े, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए ताड़ासन करने से जो है आपका हाइट वृद्धि की हमें ऐसा एहसास होता है। ये आपका एक क्षणिक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जब उसका असर नर्व फाइबर्स के माध्यम से हमारे ग्लैंड्स पे पड़ता है तो डेफिनेटली आपके हार्मोन सिक्रेशन अच्छा होता है और आपका जो है हाइट बढ़ता है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मूवमेंट्स पे एक्सरसाइज ना हो या मूवमेंट्स ना किया जाए तो उससे जो सबसे बड़ा फर्क हमें पड़ेगा वो हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क पे ही पड़ता है। तो देखिए जरा सा हमारे ऋषि मुनि का, उन्होंने सूर्य नमस्कार के माध्यम से उन्होंने क्या दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व का एक्सरसाइज करने का तरीका दिया। और जब भी हम प्राइमरी सेकेंडरी कर्व की जो मूवमेंट्स को हम करते हैं तो वहां पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों हमारा होता है, और उससे जो हमें राहत, उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारा ये जो इंटरवर्टिकल डिस्क है इस पे असर पड़ता है। और जरा कल्पना करिए कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार नहीं करते या अदर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ उनका ये जो इंटरवर्टिकल डिस्क है, इसके अंदर का जो वाटर मीडियम है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। ये इंटरवर्टिकल डिस्क वापस रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण कई तरह का पेन महसूस होता है। और या कई बार आप देखेंगे बढ़ती उम्र के साथ लोग झुकने लगते हैं, उनके अंदर बेंडिंग हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरवर्टिकल डिस्क। तो मैं
यहाँ पे एक बात का मैं जो क्वेश्चन टॉस किया था हाइट बढ़ने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे एड्रेस कर चुका हूँ कि जब भी आप ताड़ आसन करते हैं तो उस दौरान आपके एक्सियल एक्सटेंशन होता है। एक्सियल एक्सटेंशन का मतलब कि आपके स्पाइन को ऊपर से भी खींचा जाए और नीचे से खींचा जाए, तो कर्व में आपका जो है कर्व स्ट्रेट होने लगेगा, जिसके कारण जो सबसे बड़ा जो सुख की अनुभूति होगी वो इंटरवर्टिकल डिस्क पे होगा। और इंटरवर्टिकल डिस्क जो कि 80% आपका वाटर है, वो वाटर क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा, और रीअब्जॉर्ब करने के कारण वो अपने नेचुरल फॉर्मेशन में आ जाता है। तो एक ये ताड़ासन की बेनिफिट है। सेकंड चीज, वही बात जब हम रात को सोते हैं या शवासन करते हैं, शवासन के दौरान भी यही आपका जो इंटरवर्टिकल डिस्क है, इसके प्रेशर को मिनिमाइज किया जाता है। और जरा खूबसूरती देखिए हमारे ऋषि मुनियों का, कि ऋषि मुनि ने आपके हर एक आसन के बाद, हर एक पैकेज ऑफ आसन के बाद उन्होंने सब आसन की बात कही। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है इंटरवर्टिकल डिस्क पे पड़ने वाले दबाव को कम करने की उन्होंने बात कहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरवर्टिकल डिस्क के रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड की यहाँ पे बात की गई है। तो इसीलिए जब भी आप आसन करिए तो शवासन जरूर करिए। शवासन करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क पे ही हमारा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा था आपका, कि जब शवासन करते हैं, जब ऊपर की तरफ और नीचे तरफ आप करते हैं, दिस इज द एक्सियल एक्सटेंशन। तो एक्सियल एक्सटेंशन के कारण किस तरह से इंटरवर्टिकल डिस्क पे आपका प्रेशर कम पड़ता है। या शवासन करते हैं, सेम थिंग आपके जो है इंटरवर्टिकल डिस्क पे आपका रिलैक्सेशन होता है। एक और आप देखे होंगे कि महामुद्रा कहा जाता है, जिसमें आपके बंद भी है, आपका पोस्चर भी है, आपके लॉकिंग सिस्टम भी है, प्लस आपके एक्सियल एक्सटेंशन भी है। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी जब हम करते हैं महामुद्रा, इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आपके बंद के साथ साथ, आपके मुद्रा के साथ साथ, आपके सांसों को रोकने के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सियल एक्सटेंशन हमें मिलता है। और एक्सियल एक्सटेंशन यहाँ पे आपके वर्टिब्रा प्लस आपके जो है पैर पे। तो मैं पैर पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस फोकस आपका इस वर्टिब्रा पे है कि किस तरह से वर्टिब्रा पे आपका एक एक्सियल एक्सटेंशन मिलता है। इसी तरह से देखिए मैं इस वर्टिब्रा और आपके इंटरवर्टिकल डिस्क, अब इनको इन टोटलिटी एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऊपर से कभी प्रेशर पड़ता है तो ये जो इंटरवर्टिकल डिस्क है ये बैलेंस रहता है, यानी बीच में जब आपका प्रेशर रहता है ये बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि पद्मासन में आप बैठिए तो बैक को स्ट्रेट रखिए, तो जब आप स्ट्रेट रखते हैं तो टोटल जो ऊपर का जो थ्रस्ट है, जो मैकेनिकल लोड है, इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, इसको इंटरवर्टिकल डिस्क करता है। लेकिन जैसे आप सामने की तरफ बेंड करते हैं तो बेंडिंग करते समय आपका ये इंटरवर्टिकल डिस्क पीछे की तरफ जाता है और मैक्सिमम लोड आपका जो है फिर वर्टिब्रास पे पड़ने लगता है। तो इस तस्वीर के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि आप जब भी आप आसन में बैठिए, खासतौर से आपके पद्मासन की बात होती है, सिद्धासन की बात आती है, तो इनमें जब आप बैठिए तो आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके रखिए। तो देखिए घेरन संहिता का अगर आप देखिए तो उसमें जो मेडिटेटिव पोस्चर्स कहा गया है, सिद्धम पद्धम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, यानी वहां पे देखिए इन आसन को सबसे बेस्ट आसन माना जाता है। और बेस्ट इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे आपके एनाटॉमिकल रूप से अगर आप देखिए, इसके और भी बहुत सारे महत्व है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसमें महत्व नहीं है, लेकिन जब एनाटॉमिकल और खासतौर से जब हम स्पाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हमारा मेडिटेशन सबसे बेहतर तब होता है जब लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट रहता है और वहां पे हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की नहीं। देखिए सुख और दुख की अगर मैं बात करूं तो सु यानी अच्छा, ख यानी स्पेस, तो और दुख का मतलब होता है आपका जो कष्ट है, कष्ट वाला जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड दुख। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रेट बैठते हैं, जब आपका टोटल लोड आपके वर्टिब्रा पे, और खासतौर से जब हम लंबर रीजन की बात करते हैं जहाँ पे एरिया ज्यादा है, वहां जब पड़ता है तो लोड यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाता है, जिसके कारण मिनिमम आपका प्रेशर पड़ता है। तो जब मिनिमम प्रेशर आपका पड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिटेशन आपका अच्छा होगा, और जब मेडिटेशन अच्छा होगा तो जाहिर है जो हम लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा की मिलन कहते हैं, जो हाईएस्ट जो सुप्रीम है उनके साथ हमें कनेक्ट होने में आसानी होता है। तो देखिए सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऋषि मुनि, जो इतने हजार साल पहले, न जाने कितने हजार साल पहले उन्होंने इन चीज़ों को भांपा है, अपने अंतर्दृष्टि से इन चीज़ों को उन्होंने देखा होगा, उनका अंतर्दृष्टि से ये इंटरवर्टिकल डिस्क को महसूस किया होगा, और उसके बाद उन्होंने ये पोस्चर कहा है कि नहीं, हमें क्या है, इस स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठना होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाने का बस यही कोशिश किया हूँ आपको कि किस तरह से इंटरवर्टिकल डिस्क पे जब अलग अलग आपका प्रेशर पड़ता है तो उस पर किस तरह का असर होता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा किन्सियोलॉजिकल एंगल पे आता हूँ
किंग्सोइडल एंगल पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे वर्टिब्रा पे कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं। और हम जानते हैं खासतौर से बीपीएड एमपीएड लेवल पे हमें पढ़ाया जाता है कि वर्टिब्रा पे आपके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मूवमेंट होती है। वहाँ पे आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, आपके लैटरल बेंडिंग लेफ्ट, लैटरल बेंडिंग राइट, और आपके रोटेशन, ये आपके दोनों होता है, एक्सेल रोटेशंस भी होता है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे फोकस ये दिखाना है कि जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो फ्लेक्शन का मतलब जब सामने की तरफ हम बेंड करते हैं जैसे, तो देखिए बेंडिंग के दौरान एक सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन पे भी 40 डिग्री तक, और ये रेफरेंस आपको बता दूं मैं मैथ्यूज एंड कैन्यू का योग एनाटॉमी ह्यूमन काइनेटिक पब्लिकेशंस का है, कि जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो सर्वाइकल रीजन पे लगभग आपके 40 डिग्री, थोरासिक रीजन पे आपका 45 डिग्री और आपके लंबर रीजन पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए देखने वाले पार्ट क्या है कि जब भी हम बेंड करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो फ्लेक्शन होता है वो लंबर रीजन पे होता है। लंबर रीजन पे सबसे ज़्यादा हमारा, और लंबर रीजन को हम जानते हैं कि हमारा सेकेंडरी कर्व है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपके फ्लेक्शन में 40 डिग्री सर्वाइकल पे, 45 डिग्री आपके थोरेसिक पे, लंबर रीजन पे 60, और इन टोटलिटी हमें कितना मिल रहा है 145 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है। और वहीं जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन पे देखिए सर्वाइकल पे आपका 75 डिग्री, थोरासिक पे आपका 25 डिग्री, लंबर पे आपका 35 डिग्री, और इन टोटलिटी 135 डिग्री आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे मिल रहा है, सर्वाइकल पे मिल रहा है जो कि 75 डिग्री है, ये हमारा सेकेंडरी कर्व है। जब फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो लंबर रीजन पे 60 डिग्री, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कर्व है। तो देखिए सेकेंडरी कर्व का कितना इंपॉर्टेंस है मैं ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और मिनिमम देखिए कहाँ पे हो रहा है, जब हम फ्लेक्शन की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा सर्वाइकल रीजन पे हो रहा है और एक्सटेंशन हमारा थोरासिक रीजन पे हो रहा है। और मैं पहले ही आपको बताया हूं कि थोरासिक रीजन पे मिनिमम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो हार्ट लंग्स पे एक अतिरिक्त प्रेशर क्रिएट होगा और वो क्या करेगा, वो हमें नुकसान करेगा। तो जो मैं स्टार्ट किया था आसन की, स्थिरम सुखम आसन की बात कर रहा था मैं, तो स्थिरता की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे स्पाइन की बात कर रहा हूं, स्पाइन के अंदर की वर्टिब्रा की बात करता हूं, वर्टिब्रा के साथ जुड़े हुए इंटरवर्टिकल डिस्क की बात करता हूं, इंटरवर्टिकल डिस्क के साथ जुड़े हुए उस वाटर मीडियम की बात कर रहा हूं। और जब मैं सुख की बात कर रहा हूं तो सुख का मतलब है यहाँ पे कि इंटरवर्टिकल डिस्क के द्वारा जो आपके जो वाटर मीडियम का एब्जॉर्ब होना और रीअब्जॉर्ब होना, देखिए दोनों चीजें यहाँ पे, एब्जॉर्ब होना और रीअब्जॉर्ब होना, ये दोनों चीज आपका सुख का यहाँ पे प्रतीक है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे जोड़ दूं कि इंटरवर्टिकल डिस्क का अपना कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, लेकिन वर्टिब्रा में ब्लड वेसल्स आपके होते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ब्लड वेसल नहीं होता है तो इंटरवर्टिकल डिस्क जो है वो न्यूट्रिएंट कैसे लेता है अपने पास, वो न्यूट्रिएंट्स वो पाता कैसे है। तो देखिए यही ब्यूटी है जो सुख की मैं बात कर रहा था कि जैसे ही हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क से फ्लूइड हमारा एब्जॉर्ब होता है वर्टिब्रा में और वर्टिब्रा से वापस जब आता है तो उसी टाइम पे इंटरवर्टिकल डिस्क अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है। और देखिए लगभग सेम चीज हमारे सेल में भी होता है कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में आउटर एनवायरनमेंट और इंटर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। और लगभग यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, किस प्रकार से इंटरवर्टिकल डिस्क आपके न्यूट्रिएंट को पहले तो अपने रिलीज करना बिकॉज ऑफ प्रेशर और रीअब्जॉर्प्शन करना वर्टिब्रा से, उसमें क्या है वहां पे सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए सुख और स्थिरता, तो स्थिरता में वर्टिब्रा से और सुख हमें इंटरवर्टिकल डिस्क के एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन से हमें यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें भी आपके कई तरह के मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और खासतौर से इस बात को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा आपका मूवमेंट लंबर रीजन पे होता है। अगर इन टोटलिटी अगर आप देखिए तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अगर हम मिला दीजिए तो सबसे ज़्यादा आपका मूवमेंट सर्वाइकल पे है, थोरैक्स पे 70 डिग्री और लंबर पे आपके 95 डिग्री। और इनको टोटल किया जाए तो पूरे बॉडी में खासतौर से वर्टिब्रा की अगर मैं बात करूं तो 280 डिग्री तक आपके यहाँ पे डिग्री एंगल पे आपका मूवमेंट होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं लैटरल फ्लेक्शन की, लैटरल फ्लेक्शन का मतलब मैं साइडवर्ड बेंडिंग की बात करता हूं। और योग में आपको पता है जैसे हम सूर्य नमस्कार में मूवमेंट्स में जब हम सामने की तरफ यानी सैजिटल प्लेन पे जब हम मूवमेंट करते हैं, उसी तरह से कई ऐसे आसन हैं जिसमें हमें साइड में जैसे त्रिकोण आसन हम लोग करते हैं, तिर्यक ताड़ासन करते हैं। इन आसन्स में हमें लैटरल फ्लेक्शंस की बात होती है। और लैटरल फ्लेक्शंस की जब हम बात देखते हैं तो सर्वाइकल में आपका 35 डिग्री,
थोरासिक में आपका 20 डिग्री, लंबर में आपका देखिए यहाँ पे 20 डिग्री। तो यहाँ पे फिर देखिए सबसे ज़्यादा आपको जो बेंडिंग आपका मिल रहा है वो मिल रहा है आपके सर्वाइकल रीजन पे। और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, मैं रिलेट कर दूँ, आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं, इन वर्टिब्रास में जो सबसे मेजर एरिया जो सरफेस एरिया में आपको दिखा रहा था वो हमेशा आपके लंबर पे आपका ज़्यादा है। तो यानी जब भी आप कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका लोड कहाँ पहुंचता है? लंबर रीजन पे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुदरत ने बहुत सबसे ज़्यादा हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिए होते तो उससे क्या होगा, हम लोड को बियर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है आपका वो सर्वाइकल रीजन पे होता है और लंबर पे क्या होता है, वहाँ पे कम होता है, खासतौर से जब बेंडिंग की बात करते हैं। तो अगर आप एक बाल्टी पानी उठाते हैं तो एक बाल्टी जब पानी उठाते हैं किसी भी हाथ से, तो आपका जो पहला लोड, मेजर लोड आपका पहुँचता है वो आपका पहुँचता है लंबर रीजन पे। अगर बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे बेंडिंग होगा तो डेफिनेटली वो हमें नुकसान करेगा। तो यहाँ पे लेटरल बेंडिंग में मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि योग में जब आप आसन कई सारे हैं जब आप करते हैं तो उसमें आपके सर्वाइकल पे, थोरासिक पे, लंबा पे, इस कई तरह के आपके मूवमेंट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो तस्वीर मैं आप सबके सामने दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे योग में आसंस को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे देखिए फ्लेक्शन वाले भी आसंस है, हमारे एक्सटेंशन वाले आसंस भी हैं, हमारे लैटरल फ्लेक्शन वाला भी आसन हमें है, और हर तरह के आसंस की यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया है योग प्रैक्टिशनर्स के द्वारा कि आप जो है फॉरवर्ड बेंडिंग, आप बैकवर्ड बेंडिंग करिए, साइडवर्ड बेंडिंग भी करिए। और इन बेंडिंग में कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी कर्व और सेकेंडरी कर्व दोनों पे हमें यहाँ पे फायदा मिल रहा है। और इसमें अल्टीमेटली एट द रूट किसको बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट हमें इंटरवर्टिकल डिस्क पे जाके मिल रहा है। इसी तरह से देखिए हमारे वर्टिब्रास में आपके एक्सेल रोटेशन भी होता है, खासतौर से जब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं या आपके भू नमन हम करते हैं तो उस दौरान हमें एक्सेल रोटेशन होता है, और उसमें आपके सर्वाइकल पे आपके 50 डिग्री के लगभग होता है, थोरैसिक पे 35 डिग्री, और फिर देखिए लंबर पे आपके 5 डिग्री। यानी सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है वो हमारा सर्वाइकल रीजन पे हो रहा है, चाहे हम लैटरल फ्लेक्शन के माध्यम से बात कर रहे हैं, चाहे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन के माध्यम से बात कर रहे हैं, चाहे हम जो है एक्सेल रोटेशन के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बात बताया था कि प्राइमरी के साथ सेकेंडरी कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि हमें ये रोटेशन यानी गंदर की रोटेशन और फाइनल मूवमेंट्स हम कर सकें। अगर कुदरत ने हमें ये फाइनल मूवमेंट्स ना दिए होते तो शायद आज ये होमोसेपियंस बचे नहीं होते, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाते। लेकिन प्रकृति का एक इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए कि किस तरह से उसने हमें एक्सेल रोटेशन, लैटरल फ्लेक्शन और आपके जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों चीज़ों को यहाँ पे देते हैं। और यहीं पे हमारे आसन की जब कैटेगरी में देखते हैं तो आसन की क्लासिफिकेशन में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, फिर आपके जो है रोटेशन, इन सभी चीज़ों को रखा गया है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर आसन करना हो तो वो इन बात को ध्यान दे कि फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, लैटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग वाला भी कर रहे हैं, आपके साइडवर्ड बेंडिंग आपका कर रहे हैं और साथ में रोटेशन होते रहे। ध्यान दीजिए, मैं किसी पेशेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कोई अगर किसी को किसी तरह का पेन हो तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए तभी आप करिए, लेकिन एक जनरल व्यक्ति को फिट रहने के लिए इन तरह के मूवमेंट करनी चाहिए। और योगियों, जो योगाचार्य हैं हमारे, योगाचार्य ने कितनी खूबसूरती से देखिए एक एक आसन दिए हैं, और हर आसन में कहीं ना कहीं आपको स्पाइन पे जो है किसी ना किसी तरह का आपका एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उस प्रेशर को जो है हटाने के लिए आपको एक्सियल एक्सटेंशन दे रहे हैं, यहाँ पे ताड़ासन जैसे आसन भी दे रहे हैं, शवासन भी आपको करा रहे हैं ताकि इंटरवर्टिकल डिस्क पे आपको प्रेशर मिनिमाइज हो और एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सके। और ये लास्ट स्लाइड है हमारे यहाँ पे कि टिपिकल एक स्पाइनल मूवमेंट में जब आप अपने शूज को बेंड करते हैं तो उस समय आपका फ्लेक्शन होता है, खासतौर से जब आप शूज को, और यहीं पे अगर योग की भाषा में अगर मैं कहूँ तो जब आप पश्चिम उत्तान आसन आप करते हैं तो उस दौरान फ्लेक्शन आपका होता है, और ये एंगल अलग अलग होता है। मैं पिछले स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ कि सर्वाइकल पे कितना होता है, थोरासिक पे कितना होता है, लंबर रीजन पे आपका कितना होता है। और जब एक्सटेंशन की बात करते हैं यानी जब हम पीछे की तरफ आपका जाते हैं, जब हम हस्त उत्तानासन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन की बात आती है पीछे की तरफ। और खासतौर से जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप हाथ ऊपर करके लेना चाहते हैं तो उस समय एक्सटेंशन की बात होती है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति कार में बैठा हुआ है
और ड्राइविंग सीट पे, और पीछे से उसको अगर बैग लेना हो तो उसे जब मुड़ता है तो उसे एक्सेल रोटेशन कहते हैं। और इसी को योग में जब हम अर्ध मस्तिष्कासन करते हैं तो उस समय एक्सेल रोटेशन होता है। और जब आप कोट पहनने के लिए अपने हाथ को साइड में आगे तरफ बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैटरल फ्लेक्शन। और योग में भी हमें जो है त्रिकोण आसन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इस स्पाइन की कहानी के माध्यम से बताना ये चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को हर तरह के मूवमेंट्स करनी चाहिए, आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन, खासतौर से स्पाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, आपके रोटेशन ऑफ द स्पाइन, द लैटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। तो देखिए, जो सवाल मैं कल टॉस किया था, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश किया हूं कि जब आप ताड़ आसन करते हैं तो ताड़ आसन के दौरान आपका एक्सियल एक्सटेंशन होता है, उसके अंदर इंटरवर्टिकल डिस्क पे लोड कम पड़ता है। उसके कारण क्या होता है, इंटरवर्टिकल डिस्क वापस अपने वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और रीअब्जॉर्प्शन के साथ आपका जो है पुनः वो अपने स्टेज पे आता है, तो हमें लंबापन महसूस होता है। और साथ ही साथ नर्व फाइबर्स पे आपके कंप्रेशन कम पड़ता है। कंप्रेशन कम पड़ने के कारण न्यूरल एक्टिविटी हमारा बेहतर होता है। जब न्यूरल एक्टिविटी हमारा बेहतर होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन, खासतौर से बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज अच्छा होगा। तो एक बात यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि यस, ताड़ आसन करने से हाइट में वृद्धि होता है अप टू अ सर्टेन एज कैटेगरी, एक सर्टेन एज तक। लेकिन एक एज के बाद, जब एडल्ट एज में आने के बाद जब आप ताड़ आसन करते हैं तो आपके इंटरवर्टिकल डिस्क पे प्रेशर कम पड़ता है, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो उससे क्या होता है, हमें राहत मिलता है और कई तरह के इन्फ्लेमेशन जो है हमें नहीं होता है। और साथ में शव आसन की जब हम बात करते हैं, ये शव आसन करने से भी एक तरह के आपके इंटरवर्ट डिस्क पे प्रेशर कम पड़ता है। तो आई होप there may be different so many questions with you that I will try to answer later on, but I have tried myself to give you a vision regarding this yogic posture with the help of vertebral column. So thank you so much, and thank you to Pefi for giving me this opportunity, and in future if you give me another chance, I will show you the scientific view of yogic posture with special reference to foot. Now how these different asanas are giving an impact on the foot also, that I will try to show. So with this, thank you so much Pefi, thank you so much to all the viewers, thank you so much to all the Pefi team for creating such a wonderful platform. Thank you so much.